नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हम देख रहे थे हिस्ट्री सब्जेक्ट को और हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम देख रहे थे मौर्य वंश का काल और मौर्य वंश के काल में पॉइंट पर हम चल रहे हैं और हम देख रहे थे अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों में हमने स्टार्ट किया था अशोक की शिलालेख। पिछली क्लासेस में अगर बात करें तो ये लगभग आपका 90% से ऊपर आपका सिलेबस हो चुका है। अगर देखें अब मौर्य वंश के अंतिम पॉइंट के रूप में हम चल रहे हैं और इसमें आज हम देखेंगे अशोक के शिलालेख में आपको ध्यान रखना है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख के साथ साथ में हमको देखना है क्या स्तंभ लेख, गुहा लेख, स्तूप और आदि इसकी चर्चा हमें करनी है। तो पिछली क्लास में हमने अशोक के 14 शिलालेखों की चर्चा की थी जो बृहद शिलालेख हैं और 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आज हम लघु शिलालेख पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जिन भाइयों बहनों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है उसको जरूर देखिएगा और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ साथ में अगर सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों से पाठियों के साथ इसको शेयर भी अवश्य करिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आपका अशोक का शिलालेख और शिलालेख में हम देखेंगे आज लघु शिलालेख। पिछली क्लास में हमने देख लिया था आपका जो बृहद शिलालेख है उसकी चर्चा हमने कर ली थी और बृहद शिलालेख में मैंने बताया था बृहद शिलालेख की संख्या आपकी जो थी वो 14 थी और लघु शिलालेख की संख्या की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपका जो संख्या है वो संख्या निर्धारित नहीं है। संख्या निर्धारित नहीं क्यों नहीं है? मैंने बताया था कि आपका जो शिलालेख की संख्या होती है वह आपका जो पंक्तियां होती हैं लाइन होती है उन्हीं के बराबर होती है। तो चूंकि लघु शिलालेखों में आपका जो है ये संख्या निर्धारित फिक्स नहीं है, किसी में 3 कभी किसी में 2 कभी 4, तो इस तरीके से है तो इसलिए संख्या यहाँ पे निर्धारित नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 17 स्थानों से प्राप्त हुए हैं तो इसको याद रखिएगा 17 स्थानों से प्राप्त 17 स्थानों से प्राप्त, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं प्राप्त, ठीक है। तो संख्या निर्धारित नहीं है आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर बात करें तो ये कुल 17 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है तो ध्यान रखिएगा। इसमें अगर बात करें तो हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे अब इनके शिलालेखों के जो कौन कौन से ऐसे शिलालेख हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा को। तो इसमें हम पहला शिलालेख देखें, मतलब शिलालेख क्या, क्योंकि इनकी संख्या निर्धारित नहीं है तो ये विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं तो स्थान के नाम पर या जिन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं उन्हीं के नाम पर ये शिलालेख हैं। तो ये लघु शिलालेख है, आपको ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे आपका जो भाबरू बैराट का शिलालेख। कौन सा है? भाबरू बैराट का शिलालेख। बैराट का शिलालेख यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में थोड़ा सा पॉइंट मिला था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था भाबरू बैराट का शिलालेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो ये बहुत सारी चीजें इसमें मिलती है। और अब देखते हैं तो सबसे पहले बात तो ये कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान में। भाबरू बैराट का जो शिलालेख है वो राजस्थान में है, राजस्थान में स्थित है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें आपका ध्यान रखना है इसकी जो खोज की थी वो 1840 में, 1840 ईस्वी में कैप्टन बर्ड के द्वारा खोज की गई। बर्ड के द्वारा खोज की गई और इसमें अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पिछली क्लास में भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस शिलालेख में अशोक खुद को बुद्ध साक्य कहता है। अशोक इसमें खुद को बुद्ध साक्य कहता है।
और इस शिलालेख में बात करें तो अशोक ने क्या कहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म संघ की जो आस्था रखता है वह बात इसमें भी उल्लिखित है। अगर बात करें तो अशोक जो है इसमें, अशोक ने लिखा है इसमें, अशोक की बात उल्लिखित है कि अशोक बुद्ध धम्म संघ में आस्था व्यक्त करता है, आस्था व्यक्त करता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको इन दोनों बातों से आपको क्या स्पष्ट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखिएगा। तो अशोक के बुद्ध अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण प्रस्तुत करता है, सबसे बड़ा प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो इसको याद रखना है आपको, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अशोक के जो लघु शिलालेख हैं इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वही हम चर्चा करेंगे। 17 स्थान, ये 17 स्थानों से प्राप्त हुए। 17 स्थानों की चर्चा का कोई यहाँ महत्व नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो भाबरू बैराठ आपको याद रखना है। उसके बाद हम एक बात करेंगे आपका जो है उत्तर प्रदेश में, देख लेते हैं कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में है आपका एक अहरौरा, अहरौरा अभिलेख, ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे स्थित है। हम बात करें तो बिहार का देख लेते हैं, बिहार में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो है सहसाराम में स्थित, सहसाराम का अभिलेख, सहसाराम अभिलेख, ये लघु शिलालेख है। और आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि 17 स्थानों से प्राप्त हुए। सहसाराम अभिलेख ये जो है बिहार में है, बिहार में। अगर बात करें तो एमपी का भी देख लेते हैं। एमपी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें आपको ध्यान रखना है, गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख। ये आपका जो है सतना एमपी में है। कहाँ पे है? सतना एमपी में। ये क्यों महत्वपूर्ण है अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। गुर्जरा याद रखिएगा। तो ये अभी तक कितने स्थान? 4 स्थान। अभी कुल मिला के अगर देखें तो आपका 13 स्थान और है, लेकिन 13 स्थान आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा। फिर बात करें तो मस्की का अभिलेख, मस्की अभिलेख, ये आपका जो है कर्नाटक में है, आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करें तो नेट्टूर का अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख, ठीक है। उसके बाद में सातवां बात करें उद्गोलम का अभिलेख, उद्गोलम अभिलेख, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ये सब शिलालेख हैं, ध्यान रखिएगा। अभिलेख के अंतर्गत ही शिलालेख आपका आएंगे, स्तंभलेख आएंगे, सब कुछ आएगा। तो ये उद्गोलम, मस्की, नट्टूर, ये सब याद रखना है। मस्की, उद्गोलम और नट्टूर। तो ये मस्की की बात करें तो यह रायचूर में है, मस्की की बात करें तो यह रायचूर में, कहाँ पे है? रायचूर, रायचूर। और अगर बात करें नट्टूर की तो आपको ध्यान रखना बेल्लारी में है। कहाँ पे है? बेल्लारी में। उसके बाद में उद्गोलम की बात करें तो उद्गोलम आपका बेल्लारी में, सॉरी बेल्लारी में है, उद्गोलम जो है बेल्लारी में है। क्या है? उद्गोलम बेल्लारी, ये मैसूर में, मैसूर में। तो इतने आपको जो स्थान है, 7 कितने स्थान हो गए? 7। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, अब इसको हम देख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कुल 17 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन 17 स्थान आपको नहीं याद रखना है। और इसी में आपको ध्यान रखना है, अर्रेगुड्डी लघु शिलालेख भी,
एर्रेगुड्डी का जो मैंने बताया था कि वो जो है आपका बृहद शिलालेख भी है, तो एर्रेगुड्डी जो आंध्र प्रदेश में है वहां से भी लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम चलेंगे, आपका ध्यान रखना है, इसमें बात करें तो इम्पोर्टेंट क्यों है, अब यही लिख दे रहा हूँ, तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे बात करें तो यहाँ पे अशोक का, ठीक है, मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर, नेट्टूर तथा उद्गोलम, उद्गोलम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन अभिलेखों में आपको ध्यान रखना है, इन अभिलेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है, इसमें अशोक का नाम, इसमें अशोक नाम मिलता है, ध्यान रखिएगा। इन अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है, नाम मिलता है। तो बाकी अभिलेखों में क्या मिलता है, बाकी अभिलेखों में क्या मिलता है, तो बाकी अभिलेखों में आपको याद रखना है अशोक का नाम अशोक नहीं बल्कि देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रिय, यानी देवताओं के समान जो आपका इष्ट है, यानी देवताओं के समान प्रिय दृष्टि रखने वाला ही जो है वह आपका देव नाम प्रिय है, और अशोक को देव नाम प्रिय या देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जो है ध्यान रखना है। बाकी बात करें तो मस्की, गुर्जरा, उद्गोलम और नेट्टूर ये ऐसे अभिलेख हैं जहाँ पे अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो इस तथ्य को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इस प्राकृत भाषा में, भाषा की बात करें तो भाषा प्राकृत है। बाकी अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बृहद शिलालेख बताए थे जिसमें कई लिपियों का उल्लेख मिलता है, जैसे ब्राह्मी है, खरोष्टी है, आरमाइक है, ग्रीक लिपि है, तो ये सारे लिपियों का वहां पे उल्लेख मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। भाबरू बैराट का साथ साथ में अरौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर में, सहसाराम अभिलेख बिहार में है, गुर्जरा अभिलेख सतना जो है मध्य प्रदेश में है। गुर्जरा जो है सतना नहीं, ध्यान रखिएगा, दतिया में है, ठीक है, दतिया में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, गुर्जरा जो है दतिया में है, दतिया जिले में, ठीक है, तो दतिया मध्य प्रदेश में है। बाकी जो है मास्की रायचूर में है, उद्गोलम जो है वो बेल्लारी में है, और बात करें नेट्टूर की तो वो जो है मैसूर में है। तो ये सारे लघु शिलालेख हो गए। अब लघु शिलालेख की चर्चा यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा लघु शिलालेख की चर्चा अब यहाँ पे होती है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे आगे और हम देखेंगे कौन से स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, ठीक है, तो अशोक के स्तंभ लेखों की चर्चा करेंगे। एक मिनट में इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं। तो चलिए क्लीन आउट हो गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपका जो है अब अशोक के स्तंभ लेख, अशोक का स्तंभ लेख, अशोक का स्तंभ लेख, अशोक का स्तंभ लेख देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अशोक के स्तंभ लेख, ठीक है। अशोक का स्तंभ लेख अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्तंभ लेखों की संख्या अगर बात करें तो 7 मिलती है, और स्थान आपको ध्यान रखना है 6 मिलता है। संख्या कितनी है, संख्या अगर बात करें तो 7 मिलती है। हालांकि हर जो है जहां जहां से प्राप्त हुए हैं सब में अगर बात करें तो वहां पे आपको 7 पंक्तियां नहीं मिलती हैं, परंतु आपका 7 ही माना गया। 7 संख्या कितनी है, 7 है, और स्थान कितने हैं, 6 हैं, तो इसमें स्थान कम है, तो कुल स्थानों को देखेंगे तो यहाँ पे 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। संख्या कितनी है, 7, स्थान कितने हैं, 6, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें अगर हम बात करें तो स्तंभ लेख होता कैसे है, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे अगर बात करें तो ये स्तंभ होता है और ये आपका इस प्रकार जाता है, नीचे से ऊपर की ओर पतला होता जाता है, और ये किसी भी चबूतरे आदि पे नहीं बना होता है, एकदम स्वतंत्र रूप में बना होता है। स्वतंत्र रूप में एकदम जमीन के नीचे होता है, आपको ध्यान रखना है, जमीन के नीचे थोड़ा सा बेस होता है, बाकी इस पे कोई चबूतरा वगैरह नहीं होता है। बात करें तो यहाँ पे आपके लेख लिखे होते हैं, यहाँ पे लेख लिखे होते हैं, कैसी, पंक्ति, ये पंक्ति होती है, और पंक्ति बराबर क्या होती है, शिलालेख होती है। क्या होती है, शिलालेख होती है। मैंने बताया था कि पंक्ति बराबर शिलालेख,
तो इसमें सात सात पंक्तियां बना लेते हैं क्योंकि सात संख्या है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इस प्रकार का ऐसे बना लेते हैं तो ये होता है, क्या बोलते हैं, कमल। ये कमल थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन इसको हम ऐसे ही जनरल फिगर के रूप में देखेंगे तो ये होता है कमल। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें कमल जो होता है वो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा कमल। उल्टा कमल, कमल यानी अवांगमुखी कमल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवांगमुखी कमल बोला जाता है। तो ये होते हैं। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपका जो है इस प्रकार से यहाँ पे एक पशु का अंकन मिलता है। क्या मिलता है? पशु का अंकन मिलता है। जैसे आपका सारनाथ का पढ़ते होंगे तो उसमें क्या शेर मिलते हैं, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर ऊपर सबसे ऊपर जो है पशु का अंकन मिलता है। तो ज़्यादा इसमें कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इसको अगर बात करें तो यहाँ पे इसको यष्टि बोलते हैं या ललाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यष्टि या ललाट बोलते हैं। ललाट, ठीक है, इसको यष्टि या ललाट बोलते हैं। और ये जो बना होता है एक पत्थर से बना होता है। क्या पत्थर? एकास्म पत्थर। एकास्म, एकास्म होता है, एकास्म, ठीक है। और थोड़ा सा एकदम उसको शार्प किया जाता है, चिकना बनाया जाता है रगड़ रगड़ करके। तो इसको याद रखिएगा। तो एकास्म पत्थर से यह बना होता है, बिल्कुल सपाट। यष्टि या लाट आपको ध्यान रखना है। और ये जो होता है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पशु का जो अंकन होता है ये फलक पे होता है। किस पे होता है? फलक पे होता है, फलक। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये होता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख ये पूरा स्तंभ हो गया, लेख यहाँ पे लिखा होता है, मैंने बता दिया। ये जो है ये लेख है। क्या है? ये आपका जो है लेख है, लेख है, लेख है। ये एसटी या लाट है, लाट, ललाट या लाट बोलते हैं, लाट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ये लेख हो, आप फटाफट देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पढ़े होंगे बहुत बार, एक होता है दिल्ली टोपरा का, दिल्ली टोपरा। अब ध्यान रखिएगा, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, एक मिनट। ये अशोक का स्तंभ लेख है, लेकिन ये बृहद है, ध्यान रखिएगा। क्या है? बृहद है, बृहद है, ठीक है। बृहद स्तंभ लेख पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये दिल्ली टोपरा का, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, ठीक है। अब ये इसमें आपको ध्यान रखना है, दो स्थान है, दिल्ली है, टोपरा है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, वर्तमान स्थिति है। क्या है? वर्तमान में यहाँ है, वर्तमान स्थिति। और अगर बात करें तो ये टोपरा पहले यहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त या मूल बोल सकते हैं, यहाँ प्राप्त या मूल स्थान, मूल स्थान। तो हालांकि मूल क्या है ये पता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ से जो है फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से इसको यहाँ पे लाया, कहाँ पे? दिल्ली में। आपको ध्यान रखना है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से, टोपरा है कहाँ पे? हरियाणा। टोपरा से दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाया गया। और यहाँ लाके आपको ध्यान रखना है, फिरोज तुगलक जो ये फिरोज शाह कोटला नगर है, फिरोज शाह कोटला नगर में इसको स्थापित किया गया। फिरोज शाह कोटला नगर में गढ़वा दिया गया या स्थापित किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख। उसके हम बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका कई सारा नाम मिलता है, जिसमें आपका अगर बात करें तो भीमसेन की लाट, फिरोज शाह तुगलक की लाट, यह इसका नाम है, अन्य नाम तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और इसके ध्यान रखिएगा, इस पे लिखा क्या है, तो इस पे धम्म की परिभाषा लिखी है, धम्म की परिभाषा, धम्म की परिभाषा, धम्म की परिभाषा क्या है? धम्म क्या है? अशोक कहता है धम्म बहुत अच्छा है, लेकिन धम्म है क्या? धर्म वही है जिससे क्या हो कि लोगों के नैतिक उत्थान हो, उनके आचरण की शुद्धता हो, पवित्रता हो, वही धम्म है। तो इसको याद रखिएगा। तो धम्म की परिभाषा
इसमें है, आपको ध्यान रखना है। धम्म की परिभाषा लिखिए लिखिए। अब हम चलेंगे आपका जो है दिल्ली मेरठ, ठीक है, दिल्ली मेरठ। दूसरा हम देख लेते हैं दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, ठीक है। तब दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख में इसमें भी दो नाम है, इसका दिल्ली टोपरा है, ये दिल्ली मेरठ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दिल्ली में लाया गया, इसको जो ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश से कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाया गया और वहीं पे गड़वाया गया, ठीक है, वहीं पे स्थापित करवाया गया। तो दिल्ली मेरठ का अभिलेख। अब इसमें बात करें तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप इसको पढ़े भी होंगे और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ जो है नाम लिख देते हैं। तो कितने हो गए, 2 हो गए, अभी कितना बाकी है, 4 बाकी है। तो इसमें अगर हम देखें तो एक तीसरा ले लेते हैं। तो तीसरा आपको ध्यान रखना है रामपुरवा का, रामपुरवा स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख। अगर बात करें तो रामपुरवा स्तंभ लेख ये जो है बिहार में है, बिहार में कहाँ पे है, बिहार में, आपको ध्यान रखना है। और ये बिहार में अगर बात करें तो चंपारण जिले में है, और ये चंपारण जिले, चंपारण। उसके बाद बात करें तो ये लौरिया अरराज है, क्या है, लौरिया। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। लौरिया अरराज स्तंभ लेख, ठीक है, स्तंभ लेख। तो इसकी बात करें तो ये भी क्या है, चंपारण बिहार में, चंपारण बिहार, बिहार में, ठीक है। तो लौरिया अरराज स्तंभ लेख कहाँ पे है, चंपारण बिहार में। उसके बाद में एक और है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो कितने हो गए, 3 4, ये चौथा है। पांचवा आपको ध्यान रखना है लौरिया नंदनगढ़, क्या है, लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़। ये भी कहाँ पे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चंपारण में है, चंपारण बिहार में। तो बिहार में ही कितने हैं, 9, आपका 3 है, रामपुरवा है, लौरिया नंदनगढ़ है, लौरिया अरराज है, उसके बाद में दिल्ली मेरठ है, फिर दिल्ली टोपरा है। तो कुल मिला के ये आपके 5 स्तंभ लेख हो गए हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे चले तो एक मिलता है प्रयाग कौशाम्बी का जो है स्तंभ लेख, कौन सा, छठा देखेंगे। को ध्यान रखना है, छठा, प्रयाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रयाग कौशाम्बी का स्तंभ, प्रयाग कौशाम्बी का स्तंभ लेख, स्तंभ लेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते होंगे आप, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति यही पे जो है, यही पे उल्लेखित है। अगर बात करें तो इस पर अशोक की 6 पंक्तियों का लेख है, अशोक की 6 पंक्तियों का उल्लेख, 6 पंक्तियों का उल्लेख। अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है अशोक की 6 पंक्तियों का उल्लेख है, साथ में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख। बात करें तो आपका जो ध्यान रखना है, आपका कौन, ये बीरबल द्वारा जो है अकबर का लेख है, अकबर का लेख है। और आपको ध्यान रखना है इसमें बात करें तो जहांगीर का भी लेख उत्कीर्ण है, जहांगीर का लेख भी है,
तो इस पे कितने लोगों का लेख है आपको ध्यान रखना है। प्रयाग कौशाम्बी का जो है स्तंभ लेख, इसकी बात करें तो ये अकबर ने इसे कौशाम्बी से लाकर प्रयाग में लगवाया था, आपको ध्यान रखना है। अकबर ने इसे कौशाम्बी से लाकर प्रयाग में लगाया, इसीलिए दो नाम मिलता है, प्रयाग कौशाम्बी का स्तंभ लेख। अगर बात करें तो अशोक की इसमें 6 पंक्तियां, साथ साथ में अगर बात करें तो आपको समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख है। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि बीरबल के द्वारा जो है अकबर का कुछ लेख लिखवाया गया, और साथ साथ में आपका जहांगीर का भी लेख इस पे उत्कीर्ण है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख है, एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिसपे सातों की सातों पंक्तियां उल्लेखित मिलती हैं। अदरवाइज अगर बात करें तो अन्य स्तंभ लेखों में सातों पंक्तियां नहीं मिलती, कहीं पे कुछ कम है, कहीं कुछ ज्यादा हो गई हैं। तो इस बात को जैसे ध्यान रखिएगा, ये अशोक की 6 पंक्तियां लिखी गई, उसके बाद बढ़ गया आपका इन लोगों का जो है लेख उसमें लिखवा दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर संख्या तो आपको साथ ही याद रखनी है, लेकिन अगर बात करें तो दिल्ली टोपरा का ऐसा एकमात्र जो है आपका स्तंभ लेख है जिसमें सात की सातों पंक्तियां उल्लिखित मिलती हैं। तो आपको ध्यान रखना। अब ये हो गए, अब हम सीधा चलेंगे किस पे, आपका जो है लघु स्तंभ लेख पर। तो इसको हटा देता हूं। तो चलिए एकदम क्लीन आउट हो चुका है। अब हम देखेंगे क्या लघु स्तंभ लेख। ध्यान रखिएगा, लघु स्तंभ लेख, ठीक है। लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख बृहद हो चुका है। कितनी संख्या है? 7 है। कितने स्थानों से प्राप्त हुए? 6, और 6 स्थान मैंने आपको बता दिए हैं। अब लघु स्तंभ लेख की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है 5 स्थानों से मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। कितने? 5 स्थानों से मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसमें पंक्तियों की संख्या निर्धारित नहीं है। अगर बात करें तो ये भी ब्राह्मी लिपि में है, जैसे आपका बृहद स्तंभ लेख है उसी प्रकार जो है ये भी ब्राह्मी लिपि में। इसमें ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि जैसे आपका बृहद स्तंभ लेख था उसी प्रकार ये भी है, ब्राह्मी लिपि में। बृहद स्तंभ लेख भी ब्राह्मी लिपि में था। बात करें तो ये 6 स्थानों से मुख्य रूप से मुख्यतः बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पंक्तियों की संख्या निर्धारित नहीं है। पंक्तियों की संख्या फिक्स नहीं है, संख्या फिक्स नहीं है। तो इसको याद रखिएगा। किसी पे आपका जो है 1 2 3 सब लाइनें मिलती हैं तो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, संख्या नहीं, आपको स्थान याद रखने हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारनाथ का स्तंभ लेख। कौन सा? सारनाथ का स्तंभ लेख। सारनाथ का, और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में लेंगे क्योंकि सारनाथ का स्तंभ लेख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना। सारनाथ का स्तंभ लेख, अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना यह है कहाँ पे, तो इस यह है मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है किसका उल्लेख है, तो संघ भेद। जो संघ मैंने बताया था बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो संघ होता था उसमें संघ भेद ना हो, तो संघ भेद रोकने की बात है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सारनाथ का स्तंभ लेख। अगर बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यहीं से लिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर बात करें तो यह इसके फलक पर आपको ध्यान रखना है किस किस चीज का उल्लेख मिलता है, तो 4 सिंह, इसमें शेर जो है 4 सिंह मिलते हैं, जो एक आपको अच्छे तरीके से जानते होंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बस संख्या याद रखिएगा। 4 सिंह मिलते हैं एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हुए चारों दिशाओं में। और अगर बात करें तो ये आक्रामक मुद्रा में है। आक्रामक एक संसद पे भी लगा था, आपको ध्यान रखना, संसद पे भी लगा था, उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई, उसको देखिएगा। तो उसमें अगर बात करें तो ये आक्रामक मुद्रा है, यानी एग्रेसिव जो है, एग्रेसिव तरीके से दिखाए गए हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या किसका है आपको लिख दे रहा हूं, इसमें
चार सिंह, संख्या याद रखिएगा, चार सिंह, सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हैं, सटाए हुए आक्रामक मुद्रा में, आक्रामक मुद्रा में बैठे हैं, बैठे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और अगर ये बात करें तो यह इसमें आपका एक चक्र भी है, एक चक्र भी है, इसमें चक्र धारण किए हुए हैं। तो वह जो चक्र है वो किसका प्रतीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत जो इसमें चक्र है, इसमें जो चक्र है, इसमें चक्र किसका प्रतीक है, धम्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक, धम्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक, परिवर्तन, ठीक है, का प्रतीक, किसका प्रतीक है, धम्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो चक्र है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और इसी के निचले भाग में जहां पे बैठे हुए सिंह, उसके निचले भाग में सत्यमेव जयते भी लिखा है, उल्लेखित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो इसमें फलक के नीचे भाग पे भी कुछ जानवरों का अंकन मिलता है, जिसपे आपको चार पशु क्रमशः मिलते हैं, कौन कौन से हैं उसको भी याद रखिएगा। तो फलक के नीचे आपका हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह आदि मिलते हैं। कौन से मिलते हैं, हाथी, घोड़ा, बैल तथा सिंह मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जानवर के नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। विभिन्न एग्जामों में ये पूछे गए हैं कि कौन कौन से जानवर का अंकन आपका जो है अशोक के सारनाथ स्तंभलेख में है। तो इन सभी जानवरों का है, सिंह तो ऊपर बैठे हैं, उसके बाद उसके नीचे आपको ध्यान रखना है घोड़ा, हाथी, बैल और ये आपका जो है सिंह। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, और प्रत्येक के मध्य एक एक चक्र है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसमें अगर बात करें तो स्तंभ लेख में कुल 32 तीलियां थी, 32 तीलियां थी, तीलियां थी। लेकिन अगर बात करें तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमारा, राष्ट्रीय प्रतीक जो है, राष्ट्रीय प्रतीक में कितनी है, 24 तीलियां, 24 तीलियां। जो चक्र है, चक्र अगर बात करें तो सारनाथ के स्तंभलेख में 32 तीलियां थी, परंतु जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है चक्र, आप देखते होंगे उसमें अगर बात करें तो वहां पे आपको ध्यान रखना है 24 तीलियां ही मिलती हैं। तीलियां क्या समझ में आ रहा है, क्या तीलियां, ये चक्र हो गया, यहाँ पे ये तीलियां, ठीक है, ये तीलियां जो चक्र के अंदर है, ठीक है। तो 32 तीलियां जो है सारनाथ के स्तंभलेख में थी, परंतु अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपका राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें ये 24 तीलियां ही मिलती हैं। तो ये 24 तीलियां अगर बात करें तो ये किसका प्रतीक है, 24 घंटे लगातार चलने का प्रतीक, 24 घंटे लगातार चलते रहने यानी गतिमान होने का प्रतीक है, 24 घंटे लगातार गतिमान होने का प्रतीक है, गतिमान होने का प्रतीक। तो इसको याद रखिएगा। तो ये सारनाथ का स्तंभलेख आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे, आपका जो है सारनाथ का हो गया है, अब अगला हम चलेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे तो वो तो भारी मिस्टेक हो गया है, भारी मिस्टेक, सारनाथ को मैं सॉरी माफ करिएगा, सांची के दिमाग में रखते हुए इस सारनाथ को उत्तर प्रदेश में बता दिया। आपको ध्यान रखना है, सारनाथ बहुत गंभीर घटना हो गई, आपको ध्यान रखना, माफी चाहता हूँ। तो ये सारनाथ उत्तर प्रदेश, सांची दिमाग में चल रहा था और सांची को मैंने यहाँ पे ध्यान रखिएगा लिख दिया, तो इसको बिल्कुल इग्नोर करिएगा, ये भारी मिस्टेक हो गया है, ठीक है, बहुत भारी मिस्टेक है, ये माफी योग्य नहीं है, लेकिन आप लोग भाई बहन हमारे माफ कर देंगे, ऐसा है। तो आपको ध्यान रखना है, सांची दिमाग में चल रहा था, उत्तर प्रदेश जो है की जगह मैंने एमपी लिख दिया, तो आपको इसको इग्नोर करना है, ये उत्तर प्रदेश याद रखना है सारनाथ का। अब हम सीधे चलेंगे आपका जो है सांची पे। तो सांची आपको ध्यान रखना है, सांची दूसरा कौन सा है, सांची है, सांची स्तंभलेख। तो ये जो लघु स्तंभलेख हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मुख्यतः आपको ध्यान रखना है 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं स्तंभलेख सांची। तो ये कहाँ पे है, ये आपका जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। उसमें याद रखिएगा, इसमें भी संघ वेद रोकने की बात, रोकने
की बात है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दो दो स्थान हो गए। अब हम कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख देखेंगे। कौशाम्बी कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख। कौशाम्बी में आपको ध्यान रखना है बृहद स्तंभ लेख भी था और जो लघु स्तंभ लेख भी था, तो आपको ध्यान रखना है। कौशाम्बी कौशाम्बी तीसरा कौशाम्बी कौशाम्बी ठीक है, लघु स्तंभ लेख। तो इसमें भी अगर बात करें तो इसमें भी संघवेद रोकने की बात है कौशाम्बी स्तंभ लेख में। अगर बात करें तो इसमें आपको सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिख दे रहा हूं मैं। इसमें अशोक की, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अशोक की एकमात्र पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक का जो लघु स्तंभ लेख है, कौन सा लघु स्तंभ लेख है जिसमें अशोक की एकमात्र पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। और इसी उल्लेख के कारण ही कहा जाता है कारुवाकी जो थी वो सबसे प्रिय रानी थी अशोक की। आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कारुवाकी का उल्लेख मिलता है और इसका एक और नाम मिलता है, इसीलिए इसका एक और नाम मिलता है क्या, कि रानी का अभिलेख। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कारुवाकी का उल्लेख इसमें मिलता है, तो यह महत्वपूर्ण है। आपका कारुवाकी जो रानी थी या जो पत्नी थी अशोक की, उनका उल्लेख मिलता है, तो कौशाम्बी वाला याद रखिएगा। अब उसके बाद में चौथा देखिएगा, चौथा आपको ध्यान रखना है, चौथा आपका रुम्मिन देई। बहुत बार बता चुका हूं, इसमें ज्यादा नहीं चलूंगा। ये नेपाल की तराई में आपका जो है स्थित आपका यह अशोक का है ये स्तंभ लेख, रुम्मिन देई अभिलेख, इसको याद रखिएगा। और इसमें उल्लेख है कि अशोक ने अपने जो आपका 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की और वहां पे भूमि कर को 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया था। ये अशोक का एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें आपका ध्यान रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य की कर व्यवस्था का उल्लेख मिलता है रुम्मिन देई अभिलेख में। अब इसको बार बार बताना जो है जरूरी नहीं है, तो आपको ध्यान रखिएगा रुम्मिन देई कहाँ पे है, नेपाल की तराई में। और इसमें उल्लेख है कि लुम्बिनी ग्राम की यात्रा अशोक ने की थी। और लुम्बिनी ग्राम में अगर आपका बात करें तो यहाँ पे 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया था। बस इतना याद रखिएगा, कई बार बता चुका हूं। आप उसके बाद में अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, आपका जो पांचवा है क्या है, पांचवा। इसमें अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है 5 स्थानों से मिले थे, 5 स्थानों से, 6 तो नहीं लिखा था मैंने, 5 स्थानों से मिले थे। चलिए छोड़िए जो भी है, 5 स्थानों से मिले थे, तो 5 मुख्य रूप से मिले थे। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो पांचवा है वो आपको ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं निगली सागर। तो अशोक का जो है अंतिम ये आपका जो है ये अपना क्या है, निगली सागर आपका जो है अंतिम अभिलेख है। ये आपका लघु स्तंभ लेख में अगर बात करें तो ये भी नेपाल की तराई में है। रुम्मिन देई के बाद निगली सागर याद रखिएगा कि नेपाल की तराई में है। इसमें उल्लेख मिलता है कि अशोक ने जो आपके कनक मुनि थे, कनक मुनि के लिए आपका एक उनके संवर्धन, उनके स्तूप के संवर्धन की बात की थी। तो जो कनक मुनि स्तूप है उसके संवर्धन की बात की अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष, इसमें निगली सागर में उल्लेख मिलता है। तो ये आपके थे लघु स्तंभ लेख जो 5 स्थानों से मुख्यतः प्राप्त हुए हैं। आपको ध्यान रखना है। पंक्तियों की बात करें तो इसमें 1 से 5 पंक्तियां मिलती हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना बातें इसमें बस आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम चलेंगे, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब हम अशोक के, चलिए अब हम देखेंगे अशोक के स्तूप
की बात करें तो यहाँ पे अशोक के स्तूपों की चर्चा कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अब हम अशोक के स्तूपों को देखेंगे तो मौर्यकालीन जो है, अब स्तूप देख लेते हैं। मौर्यकालीन स्तूप, मौर्यकालीन स्तूप, स्तूप, ठीक है। तो मौर्यकालीन स्तूपों की चर्चा करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, स्तप धातु से इस स्तूप का निर्माण हुआ। स्तप धातु, स्तप धातु से इस शब्द का निर्माण हुआ है, स्तप धातु से, ठीक है। और इसका अर्थ जो होता है वह अर्थ क्या होता है, ढेर, या आपका जो है धुहर जो बोलते हैं, ढेर, ढेर एक तरीके से ढेर। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, ढेर है, ढेर है, ठीक है। तो यानी कोई ढेर है उसको बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, स्तूप। तो स्तप धातु से इस शब्द का निर्माण हुआ है। अब हम बात करें तो बौद्ध धर्म में अगर बात करें तो इन स्तूपों के अंतर, आपके इस स्तूपों में बौद्ध धर्म के बहुत सारे अनुयायियों, साथ साथ में गौतम बुद्ध जी के जो शारीरिक अवशेष थे उसको यहाँ पे रखे गए हैं। यानी एक तरीके से अगर बात करें तो ये क्या है, स्तूप क्या है, एक कब्रिस्तान के रूप में, आपको कब्रगाह है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे जो बौद्ध अनुयायी थे उनके शारीरिक अवशेष साथ में सबसे पहले गौतम बुद्ध जी को, तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें अगर बात करें तो अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया, ये जो है ये हाइपरबोला हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल आपका इतिहास में उल्लेख मिलता है कि जो है अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। किसने, 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने करवाया, निर्माण अशोक ने करवाया, अशोक ने करवाया, ठीक है। तो 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था, इसको याद रखिएगा। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है स्तूप देखेंगे, और इसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको ध्यान रखने। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सांची का स्तूप। 84,000 तो पढ़ेंगे नहीं, तो सांची का स्तूप देखेंगे। सांची का स्तूप, सांची के स्तूप की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण अशोक ने, इसका निर्माण अशोक ने अपनी पत्नी, कौन सी पत्नी, देवी, यहाँ पे कारुआ की नहीं है, देवी के कहने पर करवाया था, देवी के कहने पर करवाया, ठीक है। सांची का स्तूप करवाया, बस इतना याद रखिएगा। तो इसका निर्माण अशोक ने अपनी पत्नी देवी, वही देवी जो जिनके पुत्री थी संघमित्रा, आपको ध्यान रखना। तो इसका निर्माण अशोक ने अपनी पत्नी जो देवी थी उनके कहने पर करवाया था। और इसको 1989 में क्या कहा गया, 1989 में इसको जो है विश्व वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। 1989 में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं, 1989 में उसी में शामिल किया गया, विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल घोषित, ठीक है। अब बात करें तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपका है इसको महास्तूप की संज्ञा दी जाती है, इसको महास्तूप की संज्ञा दी जाती है, संज्ञा दी जाती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यह सबसे विशाल एवं सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है, यह सबसे विशाल एवं सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पे विवादास्पद चीजें हैं, क्योंकि आरओ के एग्जाम में पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो उसमें केसरिया स्तूप को माना गया है। लेकिन माना जाता है कि जो सांची का स्तूप था ये विशाल है, सर्वश्रेष्ठ है, आपको ध्यान रखना है, इसे महास्तूप की संज्ञा दी गई है। अब हम दूसरा स्तूप देखेंगे जो है वह है आपका कौन सा, आपका जो है सारनाथ, सारनाथ। इसको आपको ध्यान रखना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिए। सांची का मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, फिर से गड़बड़ नहीं होने पाए, तो ये भी स्तूप, सारनाथ स्तूप। अगर बात करें तो इसको जो है धम्मेक स्तूप भी कहा जाता है, इतना याद रखिएगा, धम्मेक स्तूप भी कहा जाता है, स्तूप।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में बात करें तो भरहुत स्तूप याद रखना है। भरहुत कौन सा? तीसरा, भरहुत स्तूप। स्तूप, भरहुत स्तूप की बात करें तो ये सतना, सतना जिला, सतना मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? सतना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भरहुत स्तूप। अब इसमें अगर बात करें तो इसमें 1973 में इसका जो है खोज 1873 में किया था। किसने? 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोज किया गया भरहुत स्तूप। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम याद है या नहीं? तो 1873 में, ठीक है, 1873 में, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। एक तक्षशिला स्तूप है जो पाकिस्तान में है, और आपको ध्यान रखना है एक आपका पिपराहवा स्तूप भी याद रखना है। पिपराहवा, पिपराहवा कौन सा? पिपराहवा, पिपराहवा स्तूप, ठीक है, पिपराहवा स्तूप। अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है वो ये है कि सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, कौन सा स्तूप? पिपराहवा स्तूप। इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। तो इस प्रकार स्तूपों की चर्चा भी हो चुकी है। अब हम कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे अगर बात करें तो सबसे नवीनतम जो आपका शिलालेख है वह कौन सा माना जाता है? वह है सन्नाथी का। ठीक है, सबसे नवीनतम शिलालेख जो माना जाता है, ये सबसे प्राचीनतम स्तूप है, सबसे नवीनतम शिलालेख, सबसे नवीनतम शिलालेख, शिलालेख। हालांकि ये लघु शिलालेख है, आपको ध्यान रखना है, लघु शिलालेख है, लेकिन सीधा पूछा जाएगा सबसे नवीनतम शिलालेख कौन सा है, तो ये है सन्नाथी का, सन्नाथी शिलालेख। कहाँ पे है? ये कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कौन सा? सन्नाथी शिलालेख। ये कर्नाटक में स्थित सबसे नवीनतम शिलालेख अशोक का माना जाता है, सन्नाथी शिलालेख। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? ये गुलबर्गा में, गुलबर्गा, गुलबर्गा कर्नाटक। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब हम अशोक के जो भी अभिलेख थे, शिलालेख थे, स्तंभलेख थे, सबकी चर्चा मैंने कर ली है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। उसमें अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक लौरिया जो नंदनगढ़ का है उसमें अगर बात करें तो दो पशु का अंकन मिलता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ लिया जाए कभी कि कौन सा ऐसा शिला जो है आपका स्तंभलेख है, वो आपको ध्यान रखना है कि उसमें अशोक के ऐसे कौन से स्तंभलेख में आपका चुगते हुए हंस का अंकन है, तो वह आपका लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभलेख है उसमें अंकन मिलता है। किसका? मोती चुगते हुए हंस का। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ज्यादातर सिंह का अंकन मिलता है। ठीक है, बाकी जो लौरिया नंदनगढ़ का है उसमें आपको क्या मिलता है? एक पे सिंह और एक पे क्या? मोती चुगते हुए हंस का। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए कि अशोक के कौन से स्तंभलेख, या सीधा पूछे कि अशोक के कौन से अभिलेख में आपका मोती चुगते हुए हंस का अंकन मिलता है, तो लौरिया नंदनगढ़ का जो आपका स्तंभलेख है, लघु स्तंभलेख, वहां पे मिलता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको कैसे पढ़ना होता है, शिलालेख संख्या क्या होती है, क्या स्तंभलेख संख्या है, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने आपका पूरी तरीके से बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, उसके बाद में बात करें तो आपका स्तूप वगैरह जो भी है वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से पाठियों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।